जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 103 पार्ट बी, नए जज्बे नई हिम्मत। ओके, तो हम सिर्फ एंट्री करते करते रह गए थे। तो एंट्री बताएं जी, ना छेड़ो नो। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। जी मोहतरम हिम्मत करें, पहले 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 क्वांटिटी पकड़ा करें। 35 मिलियन, 35 मिलियन और 35 मिलियन इंटू 12। अब आप मुझे बता दें, कैश कहां डेबिट करूं? कैश एंड बैंक में। मोहतरम जूते मां यार, एक बार याद रखिएगा, कैश की एंट्री ना अकाउंटेंट कभी भूलता नहीं है। कैश की एंट्री ना अकाउंटेंट कभी भूलता नहीं है। तो उसने कैश डेबिट करके कुछ ना कुछ क्रेडिट किया होगा। अब वो मैंने आपने जान मार के ट्रायल में ढूंढने के कहां क्रेडिट किया होगा उसने कैश डेबिट करके ये आपने मुझे ओरिजिनल एंट्री करवाई है। अब मैं इसके बिल मुकाबिल करने लगा हूं रॉन्ग एंट्री। उसने कैश तो डेबिट किया होगा, इस पे आप मेरे से प्लीज बहस ना करें। अब जान मार के ढूंढते हैं, या तो अदर इंफॉर्मेशन बता देगी उसने क्रेडिट किस अकाउंट को किया है। अगर अदर इंफॉर्मेशन ने ना बताया तो ट्रायल का मुंह बता रहा होगा उसने किस अकाउंट को क्रेडिट किया है। भाई अदर इंफॉर्मेशन कुछ नहीं बता रही कि गलत एंट्री क्या हुई है, तो ट्रायल का फेस बता रहा है कि उसने एक ऐसा अकाउंट क्रेडिट किया है जो अकाउंट कोई एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, ना ये लायबिलिटी है ना ये इनकम है, ये इक्विटी है। लेकिन ये इक्विटी नजर आनी चाहिए थी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में छुपी हुई, लेकिन इंस्टेड ऑफ शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में छुपी हो, इंस्टेड ऑफ शेयर कैपिटल में छुपी हो, ये अलग लाइन आइटम के तौर पे नजर आ रही है। कुछ गलतियां ना ट्रायल के फेस से पता चल जाती हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था बचपन में, क्वेश्चन नंबर 10, 11, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखें, एक लाइन आ रही थी पेज 541 पे, रेंट ऑफ व्हीकल्स। अब रेंट ऑफ व्हीकल तो कोई अकाउंट नहीं है, इसकी जगह राइट ऑफ यूज नजर आना चाहिए था और लीज लायबिलिटीज नजर आनी चाहिए थी। तो अदर इंफॉर्मेशन ने कहा कि ये असल में लीज है। तो हम फेस पे आके हमने देखा कि उसने फिर जो रेंटल पे किया होगा उसकी एंट्री तो भूल नहीं सकता। तो फिर हमने सोचा था उसने कैश क्रेडिट करके ये वाला रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया होगा। तो कैश के बारे में आपने कभी एज्यूम नहीं करना कि उसने रिकॉर्ड नहीं किया होगा। वाजे सवाल चीख चीख के पुकार रहा है, राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। तो डेबिट कहां गया है? अब कैश में ये डेबिट ढूंढिएगा ना, क्योंकि कैश में और बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं दौरान साल। ये डेबिट इसका कैश में गया है। आपने कैश के अलावा वाला अकाउंट ढूंढना होता है, या तो अदर इंफॉर्मेशन बता दिया करेगी वो अकाउंट, या ट्रायल का फेस बता दिया करेगा। ट्रायल का फेस क्या बता रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया है? तो रॉन्ग एंट्री, राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब आप मुझे बता दें रेक्टिफाइंग एंट्रीज क्या करें। कैश डेबिट होना था, हो गया। शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं हुआ, कर दें राइट सब्सक्रिप्शन। शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं हुआ, कर दें। शेयर प्रीमियम क्रेडिट नहीं हुआ, कर दें। राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो चुका है, इसे खत्म करने के लिए डेबिट कर दें। और ये डेबिट ऐसे कि हम पेपर में इसके फेस पे शो कर देंगे, हमें कोई ज्यादा साइंसदान बनने की जरूरत नहीं कि इसको कहीं लाएं और ला के फिर माइनस करें। इसको यहीं आप खत्म कर दें, -420। ये डेबिट साइड पोस्ट होगी इसकी। कौन सा अकाउंट क्रिएट किया था उसने? राइट मनी रिसीव्ड। वो किस नेचर का था? इसलिए ट्रायल में क्रेडिट साइड पे नजर आता है। क्रेडिट वाली चीज को खत्म करने का तरीका डेबिट। ओके, अब करना क्या होता है?
ओरिजिनल को रिकॉर्ड कर देना होता है, क्रेडिट क्रेडिट जमा, यानी 350 को जमा कर देना, ओरिजिनल को रिकॉर्ड कर देना होता है, और रॉन्ग क्रेडिट को डेबिट कर देना होता है। अब जिस वक्त आप ट्रायल उठाएंगे तो मुझे ये 420 उठाने को ना कहिएगा, वरना मैं आपको उठा के नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 पढ़े, बस बस काम खत्म हो रहा है। पॉइंट नंबर 5, द इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन इज पेबल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई एंड द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी। ये मेरे ख्याल से कुछ इस किस्म का अरेंजमेंट है। हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 15, और एक इंटरेस्ट पे होता है यकम जुलाई को, और एक होता है यकम जनवरी को। एक बार याद रखिएगा, लोन का इंटरेस्ट हमेशा एरियर्स में पे होता है। एज पर रेंट एग्रीमेंट एक इंटरेस्ट पे होता है यकम जुलाई को, दूसरा होता है यकम जनवरी को। तो ये वाला जो पहला वाला डॉट है ना, ये कवर करता है जनवरी से जून के अरसे को, जनवरी से जून का। जैसे कई दफा बिजली का बिल होता है, आप 2 नवंबर को पे करने जा रहे होते हैं, कोई रास्ते में पूछते हैं भाईजान ये 2 नवंबर को आप पे करने जा रहे हैं, ये किस महीने का बिल है? आप कहते हैं यकम अक्टूबर से 30 अक्टूबर का। डन। आप 4 फरवरी को किराया पे करने जा रहे होते हैं, कोई पूछते है यार ये कौन सा किराया पे करने जा रहे हो? आप कहते हैं यकम जनवरी से 31 जनवरी का किराया पे करने जा रहा हूं। इधर आ जाएं, सवाल कह रहे हैं आप यकम जुलाई को इंटरेस्ट पे करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली इंटरेस्ट हमेशा एरियर्स में पे होता है, तो आप कब से कब तक का इंटरेस्ट पे करने जा रहे हैं? जनवरी से जून का। इसका मतलब जनवरी से जून का पे हो चुका, अकाउंटेंट भूला भी नहीं होगा। कौन सा इंटरेस्ट सवाल वाजे कह रहे हैं कि अकाउंटेंट रिकॉर्ड करना भूल गया है? द नो एक्रूवल हैज बीन, एक्रूवल इसलिए होती है कि ये इंटरेस्ट डेबिट होकर पेएबल क्रेडिट होगा। नो एक्रूवल हैज बीन बुक्ड फॉर द इंटरेस्ट पेएबल ऑन यकम जनवरी 16। अब ये ना कहिएगा यकम जनवरी 16 को पेएबल है तो अभी क्यों एक्रूवल बुक करनी है? भाई आपने यूज तो लोन इधर किया है ना, तो इसलिए सिर्फ इसका पेएबल रहता है, इस पेएबल की एंट्री करवा दें। लोन पकड़ें 1600 इंटू, ये तो पूरे साल का दे देगा, इंटू 6/12, 96 की एंट्री बता दें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट कितना? 96। ये एंट्री पोस्ट कर दें फाइनेंस कॉस्ट में। यार एक बात आपसे कर दूं, बेहतर है एडमिन सेलिंग कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग वगैरह हमने खोल ली है, फाइनेंस कॉस्ट की मैं वर्किंग नहीं खोल रहा। वर्किंग अगर आप ना भी खोलें ना तो कोई इतना हर्ज नहीं है, क्योंकि ये नोट का डिस्क्लोजर्स का सवाल तो है नहीं। तो कंसोलिडेशन में नहीं, पीपीई के आगे हम ब्रैकेटें लगा के कर रहे होते थे और बाकी चीज़ों के आगे ब्रैकेटें लगा के कर रहे होते थे, तो कोई मसला नहीं। एक फाइनेंस कॉस्ट ट्रायल में नजर आ रही होगी, उसकी मैं जगह छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं ट्रायल वाली फिक्रें भी ले नहीं रहा। जनरल एंट्री बताएं, फाइनेंस कॉस्ट की वर्किंग भी खुल सकती है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कितना? बाकी इंटरेस्ट पेएबल ना ढूंढे 96 का, क्योंकि वो पे हो चुका है। नहीं, ये ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में नहीं आता, ये असल में अलग से आता है। फाइनेंस कॉस्ट पेएबल अलग से आता है, जिस तरह करंट टैक्स पेएबल अलग से आता है। ये जी जनरल एंट्री होगी। अब आप पूछेंगे सर कॉस्ट ऑफ सेल और एडमिन सेलिंग की भी वर्किंग नहीं खोलनी थी? ना खोलें, बेहतर है खोल लिया करें, उसमें डेप्रिसिएशन वगैरह निकालनी होती हैं साथ साथ और लंबी फिगर्स होती हैं। लेकिन फिर 96 की कहीं फुट नोट में कुछ दे के आइएगा वर्किंग कि 96 कैसे निकला, स्टार डाल के नीचे कितने, या फिर यहां कैलकुलेशन कर दीजिएगा जहां खुली जगह है। 1600 जैसे भी फिगर निकालिए, ताकि अगर आपने ये गलत भी फिगर निकाली है तो एग्जामिनर आपको कुछ मार्क्स तो दे ना। तो ये फिगर की कैलकुलेशन कहीं ना कहीं दोनों जगह में शो करके आए, या फिर फुट नोट में।
ओके जी मोहतरम, ये एक ट्रायल है आपके सामने। डेबिट क्रेडिट प्लांट 120 रुपए, अदर इंफॉर्मेशन एडिशन ऑफ ₹30 is debited in plant account। क्या करूं? रेक्टिफाइंग एंट्री बताएं। कुछ भी नहीं। तो भाई ये जरूरी नहीं होता कि हर चीज गलत ही है सवाल में जो आ रही है। एडिशन ऑफ ₹30 इज डेबिट इन प्लांट अकाउंट। अब आप जब ये पढ़ेंगे 30 डेबिट कर दिया तूने प्लांट में, ओ भाई एडिशन थी तो डेबिट ही करना था। फिर थोड़ी देर बाद देंगे ओ अच्छा यार डेबिट हो गया, मैं पता नहीं परेशान क्यों हो गया था। एडिशन ऑफ ₹30 इज डेबिटेड इन प्लांट अकाउंट। अब ये पढ़ के आपने ये तोबा 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 वाली बात ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वाली बात है। अच्छा जी आगे चलें प्लीज प्लीज। पॉइंट नंबर 6, एमपीएल ऑपरेट्स एन अनफंडेड ग्रेजुएटी स्कीम। अनफंडेड का लफ्ज कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनफंडेड का मतलब है कमिश्नर से अप्रूव नहीं कराई हुई, उसका कोई फंड नहीं बनाया हुआ इनकम टैक्स में। फॉर ऑल इट्स एम्प्लॉइज एलिजिबल मीन्स जो इस काबिल हैं, ज़्यादा अरसा नौकरी कर लें, उन्हें ग्रेजुएटी देते हैं। अच्छा ट्रायल में कितनी ग्रेजुएटी आ रही है? पेएबल पेएबल पेएबल। प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी होती है अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट, इसलिए इसने प्रोविजन का लफ्ज लिखा हुआ है। 8 की लाइबिलिटी आ रही है। द प्रोविजन रिक्वायर्ड एज ऑन 31 दिसंबर इज 23। वर्किंग नंबर 9। प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी कैरी डाउन 23। अदर इंफॉर्मेशन वाले को सही मानूं 23 को, या ब्रॉडडाउन वाले को जो जो ट्रायल में अवेलेबल है उसे सही मानूं? अदर इंफॉर्मेशन वाले को। ₹3 million were paid during the year. ₹3 million were paid during the year and debited to provision for gratuity account. ₹3 million was paid and was debited to provision for gratuity account. Should I debit or it is already debited? वो जो 8 का बैलेंस आपको नजर आ रहा है ऊपर, उस तक पहुंचते हुए क्या ये एंट्री पड़ चुकी है 3 की या नहीं पड़ी? पढ़ चुकी। वो जो 8 का बैलेंस ऊपर नजर आ रहा है उस तक पहुंचते हुए 3 की एंट्री। अब रिवर्स वर्किंग कर करके कोई चीज साबित नहीं करनी इधर, वो 3 की एंट्री पढ़ चुकी है। शुक्र है ये एंट्री सही हो गई है। अब ट्रायल वाला बैलेंस पकड़ें। इसको आप कभी कभी कहते थे अकाउंटिंग की क्लास में अनएडजस्टेड बैलेंस। अनएडजस्टेड मींस के कोई एक एडजस्टमेंट हो गई है। कितना? 8। अब मुझे बता दें ये टैली ना करने की वजह क्या होगी? भाईजान आपको पता है कि 4 चीजें इस अकाउंट में आती हैं। बीडी आता है, सीडी आता है, कैश आता है, खर्चा आता है। कैश की एंट्री वो कह रहा था मैंने कर दी है, आई रियली सल्यूट यू। एडिशन की एंट्री तूने कर दी है, डेप्रिसिएशन की मेरे से करा ले। मैं मिसाल दे रहा हूं, एडिशन की एंट्री तूने कर ली है, डेप्रिसिएशन की मेरे से करा ले। समझ आई बात? इधर आए। अब अगर ये वाला मैं ट्रायल से 120 पकड़ता हूं, अगर ट्रायल से ये वाला 120 पकड़ता हूं तो इसमें एडिशन भी डालूंगा या सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा? सोच के बोला करें, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। 120 अगर मैं पकड़ूं और इसको टी अकाउंट में लेके जाऊं तो इसे मैं बिल्कुल एडजस्टेड तो नहीं कह सकता, इसे मैं कहूंगा अनएडजस्टेड। क्यों? इसमें एडिशन पड़ी हुई अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन माइनस। अगर डेप्रिसिएशन का डाटा दे दो तो मैं डेप्रिसिएशन भी निकाल के फिर खुद ही कैरी डाउन निकाल लूंगा। तो एक बात याद रखिएगा, अगर वो कह रहे हैं कि ट्रायल में जो 8 रुपए नजर आ रहा है तब तक एंट्री हो चुकी है तो जबरदस्ती को एंट्री फिर करने की जरूरत नहीं है। अब बता दें कैश की एंट्री वो कर चुके हैं, मुझे कैरी डाउन कह रहा है 23 है, ट्रायल कह रहा है 8 है। डिफरेंस टैली ना करने की वजह क्या होगी? इधर ही फिगर आती थी बैलेंसिंग 15। इस 15 को कॉस्ट ऑफ सेल में, एडमिन में और सेलिंग में ले जाना है, और इस 23 को मैंने बैलेंस शीट में ले जाना। डन?
चलें जी, आई रिपीट, प्रोविजन जो कैश पेमेंट है इज डेबिटेड टू प्रोविजन। तो वो जो ट्रायल में 8 नजर आ रहा है वो प्लान टाइप कोई चीज है ना, प्लान टाइप, उसमें एडिशन वगैरह या कैश रिकॉर्ड हो चुका है तो दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं नहीं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बुक वैल्यू जब बात कर लेना वैसे बाद में क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बुक वैल्यू पे हो चाहे कॉस्ट पे हो। 3 इसके टी अकाउंट में आना चाहिए। अच्छा भाई, हर पेपर में ना कोई एक ऐसी एडजस्टमेंट आती है हर सवाल में जो ऐसे अजीब सी होती है। तो अब अगर आप खुल के बात करना चाह रहे हैं तो लेट मी डू इट, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट द अकाउंटेंट हैज डन। प्रोविजन का वो अकाउंट मैं आपके सामने पहले बनाने लगा हूं जो अकाउंटेंट ने बनाया हुआ है। उसका कैरी डाउन जो है वो हमारा आ रहा है BDCD, उसका कैरी डाउन आ रहा है 8, और वो कह रहा है कि इसमें कैश की एंट्री मैंने कर दी है। ये अकाउंटेंट वाला अकाउंट है, इसे मैं कहूंगा रॉन्ग अकाउंट। रॉन्ग इसलिए कह रहा हूं कि इसमें अकाउंटेंट ने सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं की। इसका BD बैलेंसिंग आ गया 11, इसका BD बैलेंसिंग आ गया 11, 5 हद हो गई। अच्छा, अब मैं प्रोविजन का करेक्ट अकाउंट बनाने लगा हूं, करेक्ट, जिसे मैं कह सकता हूं ओरिजिनल अकाउंट में मेरा BD आएगा 11, ओरिजिनल अकाउंट में मेरा कैश आएगा 3, ओरिजिनल अकाउंट में मेरा कैरी डाउन आएगा सही वाला 23, और ओरिजिनल अकाउंट में वही 15 आएगा। ये ओरिजिनल डेटा मेरे पास अवेलेबल है। सर आपको कैसे इल्हाम हुआ सारे ओरिजिनल डेटे का? मैं आपको बताता हूं। अकाउंटेंट का ट्रायल में कितना आ रहा था? ये अकाउंटेंट ने वैसे बनाया होगा आपके ख्याल से, वैसे ही प्रोवीड द कैश इज डेड, ये अकाउंटेंट ने बनाया होगा मेरे ख्याल से। अकाउंटेंट के अकाउंट बनाने से पहले ब्रॉड डाउन ये होगा। तो इस ब्रॉड डाउन को पकड़ के, अब ये ब्रॉड डाउन अल्लाह का शुक्र है मेरा बिल्कुल सही है, इस ब्रॉड डाउन को पकड़ के मैं अकाउंट दोबारा खड़ा करने की कोशिश करता हूं। इसको कहते हैं ओरिजिनल अकाउंट। ब्रॉड डाउन, अब मुझे कैश रिकॉर्ड करने दे तू, क्योंकि मैं अब तेरे 8 से नहीं चल रहा, अब मैं 11 से चल रहा हूं। सवाल का मुंह कह रहे कैरी डाउन 23 है, तो फिर वजह क्या होगी? एक्सपेंस कितना? लेकिन मैं तो रेक्टिफाइंग अकाउंट बनाने लगा हूं, ओरिजिनल और रॉन्ग को सामने रख के, ओरिजिनल और रॉन्ग को सामने रख के रेक्टिफाइंग अकाउंट बनाने लगा हूं। याद रखिएगा, जो जिस तरह एंट्रीज होती है ना ओरिजिनल रॉन्ग, इस तरह अकाउंट भी होते हैं ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग। जो मेरा रेक्टिफाइंग अकाउंट बनेगा ना, उसमें मैं चला करूंगा अकाउंटेंट वाले बैलेंस से। अकाउंटेंट का बैलेंस कितने? 8 में मैंने सिर्फ रेक्टिफिकेशन करनी है। सवाल कह रहे कि कैरी डाउन है 23, तो कैश की मैं टेंशन ना लूं, क्योंकि कैश की अब मैंने कौन सी रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है? तूने कर ली 3, मैं कर लूं 15, बात खत्म हो जाएगी। तूने 3 कर लिया, मेरे से 15 की करा ले, तो एक्सपेंस 15। तो इतने लंबे चक्रों में पड़ा था, मैंने कहा था बस इस तरह सोच लें। आप लोग उस साइड पे ले गए थे मुझे, वो फिर जितनी मर्जी बात फैला लें, आपके अटेम्प्ट में पता नहीं क्या एडजस्टमेंट आनी है। चीज़ों को ऐसे फैलाया मत करें, वो आधा सवाल बंदे का कंफर्टेबली हो जाता है जिस भी टॉपिक का हो, अगर टॉपिक सही पड़ा हुआ है। वो तो हर दफ़ा पंगे लेता रहता है, कंसोलिडेशन की तरह है नहीं फाइनल अकाउंट में हर दफ़ा ही उसने कोई नई खिचड़ी पकाई नहीं है। तो सवाल में क्या लिखा होता? कैरी डाउन कितने? 23। ट्रायल कितना दे रहा था? ट्रायल कह रहा था 1 एंट्री हो गई है, ट्रायल कह रहा था 1 एंट्री हो गई है, दूसरी मैंने कर दी। तो अब आप मुझे बता दें बैलेंस शीट में कैरी डाउन कितना ले जाऊं? प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी 23। अच्छा, अब आप मुझे बता दें 15 कहां डालने हैं? 1, 2 और 3 जगह, कॉस्ट ऑफ सेल में भी, एडमिन में भी और सेलिंग में भी। फिलहाल जिन्होंने ये अकाउंट नोट नहीं किया था ना, वो ये कर लें, क्योंकि मैं इस बात को बिला वजह फैलाना नहीं चाह रहा था। वर्किंग 9 जी, फिगर्स निकाल के रख लें जरा।
कॉस्ट ऑफ सेल में कितना जाने, और एडमिन में और सेलिंग में। जी ग्रेचुटी टोटल कितनी है, 15 इंटू 60%। जी कितना आ गया, आगे बोले। एडमिन में कितना है, और इधर कितना है, 15 इंटू 20%। चलें जी, आखिरी एडजस्टमेंट, साथ वाले के चेहरे पे चमक देखें। आखिरी एडजस्टमेंट, द टैक्स चार्ज फॉर द करंट ईयर आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स इज एसटी। एसटी में जो टैक्स होगा वो करंट टैक्स होगा। सीटी डेबिट, सीटी पी क्रेडिट। एडमिन सेलिंग में सॉरी आप नोट कर रहे थे। ओके जी, करंट टैक्स एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 37, सीटी डेबिट, सीटीपी क्रेडिट। The timing differences relating to tax are estimated to increase by 80 over last year. लास्ट ईयर के टाइमिंग डिफरेंसेस पहले मुझे पता होने चाहिए, फिर लास्ट ईयर के टाइमिंग डिफरेंसेस की बनिस्बत इस साल के टाइमिंग डिफरेंसेस 80 से बढ़ गए हैं। तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी, तसल्ली से बातें सुननी है, स्लैश एसेट एज ऑन 31/12/14। मुझे लास्ट ईयर के टेम्परेरी डिफरेंसेस पता होने चाहिए। ट्रायल में जाके बताएं कि थोड़ा सा तसल्ली से सुनने, ट्रायल में जाके बताएं DTL आ रहा है, ब्रॉड डाउन DTA, DTL आ रहा है, डेफर टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा, डेफर टैक्स का क्या मतलब है, रेट लगा हुआ है या लगाना है, लगा हुआ है। डेफर टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ रही है, 22 आ रहा है मेरा DTL। इसके बाप का नाम क्या होगा, TTD होगा, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। चलें TTD, जरा 22 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 100 करें। 22 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 100, 63 पॉइंट, अच्छा 63 आ रहा है TTD। अब जरा लाइन पढ़ें, द टाइमिंग डिफरेंसेस। टाइमिंग डिफरेंसेस होते हैं टेम्पोरेरी, टाइमिंग होते हैं टेम्पोरेरी। लेकिन सवाल इसलिए वर्स था कि उसने ये नहीं बताया था टैक्सेबल टेम्परेरी या डिडक्टेबल टेम्परेरी। हमने ट्रायल को गिच्ची से जाके पकड़ा और ट्रायल से पूछा कि BD बता तू क्या था। उसने कहा BD था DTL। हमें बेटे का नाम पता चला, हमने कहा ये तो बिलावल है, मीन जरदारी। हमें पता चला
हमजा मींस शहबाज, ठीक है। तो बेटे के नाम से फौरन बंदा अच्छा ओदा ओदा मुंडा, ओके। हाँ, तो डीटीएल द प्यो टीटीडी। तो हमने ये सही जाके खानदान को पकड़ा, ये टीटीडी पता चल गया। अब जरा फिक्रा पढ़ें, टाइमिंग डिफरेंसेस या टैक्सेबल टाइमिंग डिफरेंसेस। टैक्सेबल टाइमिंग, क्योंकि जो ओपनिंग थे वही बड़े होंगे ना, तो टाइमिंग डिफरेंस को अंडरलाइन करके लिख लें। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस आर एस्टिमेटेड टू इंक्रीज। टाइमिंग डिफरेंस को अंडरलाइन करके लिखें, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। टाइमिंग तो टेम्परेरी होता है ना, टाइमिंग के लफ्ज को काट के टेम्परेरी लिखें, द टेम्परेरी, लेकिन टेम्परेरी की नेचर नहीं पता थी। तो द टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस आर एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 80 ओवर लास्ट ईयर। जी, DTL स्लैश ए एज ऑन 31/12/15। द TTDs आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 80। कितना? 60। जमा डाल दो इधर 80 का, इंक्रीज बाय 143। तो बाप आसमान पे पहुंच गया तो बेटा भी आसमान पे पहुंचा होगा, यानी कद लंबा हो गया है। तो 143 इंटू 35%, 50, which is 50 ना, DTL carried down, DTL carried down. The timing differences increased over last year by इतने। जी, बीडी बता दें ट्रायल से कितना था? बीडी, इस ये टीटीडी नहीं होता, ये डीटीएल होता है। 22। ये कौन सी वर्किंग हमारी बनी है? वर्किंग 10। वर्किंग लास्ट लिख लें ऊपर वर्किंग 10 की जगह। अच्छा, जबरदस्त उड़े हवाओं में। चलें जी, कैरी डाउन 50। अब बैलेंसिंग बताएं। डबल एंट्री करानी है उसकी, डबल एंट्री करानी है जो बैलेंसिंग आएगा। DTL डेबिट 56। अब जरा एंट्री सोचें, लाइबिलिटी कम, खर्चे कम, खर्चे कम, नेगेटिव नहीं आएंगे, खर्चे कम यानी खुशी, प्लस 56। लाइबिलिटी कम, खर्चे कम। इस अकाउंट का कैरी डाउन कहां ले जाऊं? इस अकाउंट का कैरी डाउन कहां ले जाऊं? नॉन करंट लाइबिलिटीज, वर्किंग नंबर 2 50। नहीं 10 में तो वो आया ना, चलो जैसे मर्जी कर लो, सही कह रहे हो आप, 10 कर लो। चलें जी, ट्रायल का मुंह पकड़ें, पहली फिगर बोलें। बस ट्रायल का मुंह पकड़ें, आप बाकी चीजें छोड़ें। लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट 2600, वो इधर आ गया था। प्लांट भी आ गया था। डेटर 700, भैया प्रेजेंटिव रहने सबने। आगे 758, कैश एंड बैंक, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये फिर इधर खोलना पड़ेगा। ट्रायल में कितनी है? 17 जी, 1784। आगे क्या है? सेलिंग। आगे क्या है? हाँ छोड़ें, टोटल साथ वाले को लगा दे टोटल पे, हम इधर उधर रख रहे हैं। आप फाइनेंशियल चार्जेस जी बोलें 210। आगे बोलें क्या चीज है?
नहीं नहीं, टोटल्स अभी हम कोई भी नहीं करें, कैलकुलेटर अभी पकड़ना ही नहीं है, ट्रायल उठाते हुए कैलकुलेटर नहीं पकड़ना, इजी मार्क्स गेन करें, सारी फिगर डालें। अगर पेपर कभी छीनने लगे तो आखिरी जो एडजस्टमेंट को आपने फाड़ के फेंक देना है, अनएडजस्टेड फिगर्स पोस्ट कर देनी है ताकि उसके मार्क्स आपको मिल जाए। शेयर कैपिटल 510, लॉन्ग टर्म लोन 1600, ट्रेड पेबल्स 5, आगे करें फिर टोटल्स करें। जी कॉस्ट ऑफ सेल 2149 2149 और ये सेलिंग एस 252 25 270 कॉस्ट ऑफ सेल वर्किंग नंबर, इसका हमें नोट क्यों नहीं लिख रहे साथ, नोट बनाना नहीं। 1459 जीपी 1459 270 वर्किंग नंबर वर्किंग नंबर 2 4 70 25 252 ये 1 मिनट देख लेना जरा दोबारा, इधर नहीं नहीं सबको नोट कर लेना। प्रॉफिट 631 जी मुझे भी अल्लाह हाफिज कर दो यार। अच्छा फाइनेंस को 306 300 631 पीबीटी 631 650 पैक टैक्स का अलग से करा दो टोटल। 90 कैसे हो सकता है यार, यार 90 कैसे, 19 650 पॉजिटिव नेगेटिव 650 टीसीआई अभी रहने दें, वो कहीं आप गलती से लेना जाए टीसीआई को, टीसीआई कहीं जाने नहीं होती। बोले खारा नहीं लो नहीं लो। ये दो क्या हैं, नदियाँ, ये दो नदियाँ, नाले नहीं है, प्लीज थोड़ा सा बी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पढ़े हैं। काली नदी को और नीली नदी को कहाँ ले जाएं, दरिया में, दरिया में, दरिया में। टीसीआई ट्रांसफर से पहले लिखना होता है ये, टीसीआई 1 ये अब समंदर के कैरी डाउन निकाल लें। 17 146 970 ना 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 भाई बातें ना करो, मुझे भी बातें करनी आती हैं। 70 970 146 1812 5286 होने गया मुकाओ काम छेती छेती। 2936 1673 1673 भाई को क्यों हिचकियां लगी हुई हैं? 677 नहीं 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 नहीं, इसको देख के बोल रहा है तू, मुझे लग रहा है। 52 अच्छा ये ना बताना पड़ता है, खत्म हो गया है क्या?
TCA रह गया। TCA लिखना तो ज़रूरी है। टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम 806। ना 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 पुत्र ना 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 बैग च ना रखी कड पा बैग च ना, तेरी मेहरबानी। अच्छा अब व्हाट आई फील उधर ही रखो। अच्छा चलो ठीक है, नहीं नहीं नहीं, एक सवाल और हो जाए, क्या मतलब देख लो वैसे जैसे भी करना है, लेकिन ले आओ भाई इधर। अच्छा मोहतरम देखें, अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो फाइनल अकाउंट पे लगेंगे दिन, ठीक है, ये तो इन एनी केस लगने ही लगने हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। IFRS 15 में पिछली दफ़ा आया सवाल कुछ 7 से 8 नंबर का, लेकिन मेरे दिल कह रहे हैं कि इस दफ़ा 15 नंबर का सवाल आएगा, तो इसलिए इस पे हमने बड़ा कंफर्टेबली टाइम लगाना है, इसको बड़ी तसल्ली से हमने करना है। इसके लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन, संडे को दो क्लासें हो जाती हैं इफेक्टिवली, तो 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन, तो ये इसके बाद एज पर पास्ट प्लान 2 सवाल फाइनल अकाउंट के फिर भी रह जाने हैं। अब उनमें से एक सवाल मैं आपको इस वीक में होमवर्क में किसी दिन दे के उसकी वीडियो सिर्फ अपलोड कर दूंगा, और एक सवाल इस वीक के अंदर आपको फाइनल अकाउंट का दे के उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि 4 या 5 तक इन एनी केस बात किसी नेड़े लग जाए, क्योंकि IFRS 15 में बिल्कुल हमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। IFRS 15 का सवाल बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का आ रहा है और डेट नीड्स टाइम। पहले FR1 में होता था, लेकिन अभी आपको एहसास हुआ कि ये FR1 वाला स्टैंडर्ड नहीं है, फिर उसने उठा के इसको FAR2 में डाल दिया। ओके, रिवीजन कौन सी, साथ साथ जो पार्ट भी होते रहे वो रिवीजन ही है। जो मैं सवाल लास्ट टाइम आखिरी 2-6 घंटे की क्लासों में कराया करता था, वो सारे सवाल आपको मैं करवा चुका हूँ इस दफ़ा साथ साथ। अच्छा देख लेंगे एक दफ़ा, पहले तो सिलेबस तो ख़त्म हो लेने दो, फिर बाकी चीज़ें बात की बात है। अच्छा मोहतरम, ये फाइनल अकाउंट निकालें, चैप्टर इसमें से बीच किधर आ रहा है किताब में, इधर किधर आ रहा है, ढूंढो यार, ये आ गया। कोई मुझे 5-10 मिनट बस दे दें, फिर आप छुट्टी करें। सवाल का मेरे जवाब दे दीजिएगा। पेज 463, सिर्फ एक थ्योरी की चीज़ हल्की सी पढ़नी है। भाई को उठाएं जरा। अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं कोई वादा करके, तो जब तक वादा पूरा ना, भाईजान किताब खोलो, अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं कोई वादा करके, तो जब तक वादा पूरा ना हो जाए तब तक यूज़र को बताते रहें कि हमने तुमसे पैसे लिए हैं और वादा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। 350 जमा 70 कितने पैसा आपने यूज़र से, 420 मिलियन रुपए आपने यूज़र से मांग लिए मुंह उठा के, 420 मिलियन यूज़र से मांग लिए। जब तक पैसा पूरा ना हो
इस्तेमाल ना हो, जहां जहां आपने कहा था, वादा किया था, यूजर को जरा बताते रहें। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक ऑफरिंग। राइट शेयर तो पुराने शेयर होल्डर को दिए जाते हैं, पब्लिक का मतलब है आम लोगों को शेयर दे दिए। तो ये बताते रहे यूजर को कि कहां कहां ये पैसा यूज हो रहा है। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड आफ्टर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, या इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है? पहली दफा कंपनी बनी। सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज और इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एज डिस्क्लोज्ड इन प्रोस्पेक्टस, वो जो कंपनी की पहली दफा बनती है, और ऑफरिंग डॉक्यूमेंट्स विद रिगार्ड्स टू यूज ऑफ पैसे रेज्ड शैल बी डिस्क्लोज्ड टिल फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ सच प्लान्स। तो अब इस फिक्रे को आपने याद नहीं करना, पेपर में कोई लफ्ज आएगा कि द शेयर कैपिटल रेज्ड इज यूज्ड इन परचेज ऑफ बिल्डिंग एंड द रिमेनिंग इज स्टिल टू बी यूज्ड, आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट करके वो लाइन पेपर में लिखानी है। ठीक है, तो इसका उर्दू में जरा मतलब लिख लें। शेयर कैपिटल का पैसा या डिवेंचर का पैसा जब तक यूज ना हो, जब तक मकसद के लिए इस्तेमाल ना हो, बताते रहें। शेयर कैपिटल का पैसा और डिवेंचर का पैसा जब तक मकसद के लिए यूज ना हो तो बताते रहें। कब तक बताते रहने? टिल फुल इंप्लीमेंटेशन, जब तक मकसद के लिए यूज ना हो तब तक बताते रहें। जब तक मकसद के लिए यूज ना हो तब तक आप बताते रहें। चलो यार बस करते हैं, आखिरी बात। ये पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड की हुई है आपने? कितने लोगों ने करके रखी हुई है? नहीं, मैंने तो वो नेस्ले वाले की थी, पैकेजेस वाली तो कहीं नीचे जाके रखी हुई है, बल्कि पुरानी रखी होंगी, वेबसाइट पे पड़ी हुई है। ठीक है, मोहतरम ये पढ़ लें और जाते रहें बस। जॉइंट वेंचर नहीं, ये पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये मैं आपको भी लिंक लिखवा दूंगा। सबर पेज अभी छोड़ो, मैं आपको लिखवा देता हूँ किताब पे। जॉइंट वेंचर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, कोई जॉइंट बिजनेस हमने शुरू किया है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, जॉइंट बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। उस बिजनेस का नाम क्या जो आउटसाइड पाकिस्तान है? प्लास्टिक एक्सट्रूजन्स प्रोप्राइटरी लिमिटेड। जॉइंट बिजनेस किसी से शुरू किया बाहर के मुल्क में? किस कंट्री में शुरू किया है? अफ्रीका बोलें, ट्राई करें अफ्रीका। कितने परसेंट हमने शेयर हो उन किए हुए हैं? इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ कंपनी शेयर होल्डिंग थ्रू, हमने खुद शेयर खरीदे हुए या और किसी के जरिए? किसी और के जरिए फिर हमने आगे शेयर खरीदे हुए। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉरेन करेंसी में कितनी है? लोकल रुपीस में कन्वर्ट करें तो तकरीबन $10 मिलियन बन जाता है। टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर विच इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड, यानी कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? कोई कंडीशंस लगी हुई है, प्रेफरेंस शेयर है, नॉन प्रेफरेंस है, कोई कंडीशन नहीं है, बस इक्विटी शेयर्स हैं। लिटिगेशंस अगेंस्ट द इन्वेस्टी, जिस बंदे के मैंने बाहर के मुल्क में जॉइंट वेंचर किया है, पुरानी किताबों में नहीं है, जिस बंदे के साथ मैंने बाहर के मुल्क में जॉइंट वेंचर किया है, क्या उसके खिलाफ कोर्ट में कोई केस हुआ है? नन, वो नान वो वाली होती है। डिफॉल्ट रिलेटिंग टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो मेरी इन्वेस्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह कितनी लेके भाग गया है बाहर, नहीं अल्लाह का शुक्र है अभी तक ये मेरा पैसा महफूज है, वो मेरी इन्वेस्टमेंट लेके नहीं भागा। चलें अब इन अल्फाज को याद करें। नंबर 1, जॉइंट वेंचर, कोई जॉइंट बिजनेस शुरू किया हमने,
कंट्री ऑफ, इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग। अच्छा, अब अगेन आप ये पूछेंगे ये याद करने हैं या याद रखने हैं। देखें एक मिनट, दो किस्म का सवाल आ सकता है। एक तो सवाल आएगा डिस्क्लोजर बना दें, तो फिर तो ये सारी चीजें आपको एज इट इज देगा, आपने बस डब्बा बना के डालनी होंगी। एक तो ये सवाल आएगा। दूसरा ये सवाल आएगा कि कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन ढूंढे, या बना देगा और कहेगा क्या चीज मिसिंग है, तो हो सकता है ये 2-3 लाइनें मिसिंग हो। अब उसमें ये सारी तो मेरे ख्याल से आप फिर भी रट्टा नहीं मार सकते। ये 7-8 जो चीज़ें हैं, इन 7-8 चीज़ों में से कोई 6-7 भी याद रह जाए पेपर में, पता चले वही 6-7 देते जो 2 इतनी भी लुटनी मची ना। अब क्या भाई के हमसे क्या चाहता है, तो आधे मार्क्स लेने होते हैं पेपर में, आधे मार्क्स लेने होते हैं पेपर में। तो कोई ना कोई चीज़ इसमें हमें याद रखनी चाहिए। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, ज़रा याद कर लें। नंबर 1, बेसिस ऑफ एसोसिएशन, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कितने % शेयर हैं, हमारी शेयर होल्डिंग कितनी है। सबर ना, बात हो रही है तो होने दो। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स एंड कंडीशंस, लिटिगेशंस और ब्रीच। अब ये मैं आपको किताब पे जरा सफ़ा नंबर लिखवा दूं, और 26.5.1 पेज नंबर 231 किताब में ढूंढने, ये किधर है। नेम ऑफ कंपनी, नेम एंड एड्रेस ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ इन्वेस्टी कंपनी। किताब का पेज नंबर 464, पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पेज नंबर 231। 26.5.1.1 पढ़ें। इन केस वेयर कंपनी हैज गिवन लोन्स or advances or has made investments in foreign companies or undertakings, following are required: name of the company along with the jurisdiction where it is located। पहले 1 मिनट ये समझो, ये मैं नोट करने दूंगा। name of the company along with jurisdiction where it is located, name of the company along with jurisdiction where it is located, नेम एंड एड्रेस ऑफ ओनर्स ऑफ इन्वेस्टी कंपनी। इसके और कोई ओनर्स हों, वो सवाल ने बताया नहीं, बस छोड़ें। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोथ इन लोकल एंड फॉरेन करेंसी, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोथ इन लोकल एंड फॉरेन करेंसी, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड पीरियड फॉर विच लोन और इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड। अनकंडीशनल मींस कोई पीरियड नहीं है, बस हमेशा के लिए इक्विटी खरीद लिया उसकी। अमाउंट ऑफ रिटर्न रिसीव्ड, ये कोई डिविडेंड टाइप चीज होगी, अमाउंट ऑफ रिटर्न रिसीव्ड। नेक्स्ट, details of all litigations against the investee company, any default to foreign loans or and gain or loss in case of disposal of foreign investment। dispose कर दिया या रख लिया? अभी dispose कर दिया। तो ये 6-7 नाम है, इनमें से कोई 8 में से कोई 5-6 कम से कम याद रख लीजिएगा किसी तरह। और क्या हो सकता है जी? ये पेज है यार किताब का 464, शुक्र है आपने पूछ लिया। ये 26.5.1.1 के आगे क्या था? 2 ही बन थे जी। अल्लाह आपके भाग लगाए। अल्लाह हाफिज।